नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने जो है डीसी जनरेटर जो चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर पीछे जो है कई क्लासों के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ में डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है ये भी हम लोग पीछे की क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग जो है डीसी जनरेटर का वर्गीकरण उत्तेजना यानी कि एक्साइटेशन के आधार पर कितने प्रकार से उसको बांटा गया है, उसमें से हम हर एक प्रकार का जनरेटर उठाएंगे और उस जनरेटर को पूरा का पूरा जो है स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन पूरा का पूरा करेंगे और उसमें से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन आते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण उत्तेजना के आधार पर। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण उत्तेजना के आधार पर। तो उत्तेजना से मतलब क्या है या एक्साइटेशन से मतलब क्या है? तो उत्तेजना यानी कि आपका जो जनरेटर होता है उसके अंदर जो आपका फ्लक्स देने के लिए जो पोल लगे होते हैं, उन पोलों को आप अंदर से सप्लाई देते हो या जनरेटर को बाहर से सप्लाई देकर और पोल को जो है चार्ज करके और फ्लक्स पैदा करते हो, या फिर जो है उसमें स्थायी चुंबक प्रकार के जो है पोल यूज़ करते हो। यानी कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से पैदा हो रहा है, उसी को उत्तेजना बोला जाता है। और इसी प्रकार से हम ये बात करेंगे कि इस उत्तेजना के आधार पर जो जनरेटर है उनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो अभी देखते हैं, ये जो है एक्चुअल में दो भागों के अंदर क्या किया गया है, इनको बांटा गया है। और वो दोनों भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो है किस तरीके से ये वर्क करता है। अब दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? तो स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित जनित्र। तो स्व उत्तेजित जनित्र और पृथक उत्तेजित जनित्र दोनों के अंदर जो है छोटा सा माइनर सा है डिफरेंस पृथक और स्व का। पृथक का मतलब क्या है? अलग से। स्व का मतलब स्वयं यानी कि अपने आप में। अब देख लेते हैं, ये आपकी क्या है एक्चुअल में, ये एक वाइंडिंग है आपकी आर्मेचर, इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की फील्ड वाइंडिंग हो सकती है। उसके बाद में ये आपका क्या आ गया? आर्मेचर आ गया। अब ये आपका आर्मेचर है और ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, यानी कि ये फ्लक्स पैदा करेगी और इस फ्लक्स को आर्मेचर काटेगा और ब्रशों के द्वारा हम लोग क्या लेंगे? बाहर लेंगे और डीसी के रूप में लेंगे। तो अब जो है हम लोग इसको जो है किस तरीके से ये वर्क करता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, मैंने एक बॉडी बनाई है जनरेटर की, और इस बॉडी में आपने देखा होगा इस तरीके से क्या लगे होते हैं? पोल लगे होते हैं। और इस तरीके से आपके जो है जनरेटर की बॉडी के अंदर जब पोल लगे होते हैं तो उन पे वाइंडिंग भी की गई होती है। लेकिन हम लोग जो है पहले इसके अंदर देखते हैं, ये आपकी क्या आ गई? शाफ्ट आ गई। और शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर आपकी क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग है, यानी कि पोल आपका शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर आपकी क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग की गई हुई है। अब देखते हैं कि पोलों के ऊपर जो है आपकी किस तरीके से वाइंडिंग की गई होती है। यहां से इस तरीके से पोलों पर वाइंडिंग की गई होती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है एक्चुअल में, तो आपकी दो तारें बाहर निकल रही है। तो जो वो दोनों तारें बाहर निकल रही है वो दोनों सिरे यही है, ध्यान रखिएगा। यही दोनों सिरे जो है वहां पर क्या निकल रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। अब आपका जो आर्मेचर है उसमें से भी दो तारें बाहर निकलेगी, तो ये दोनों तारें हमने आर्मेचर में से बाहर निकाल दी भाई। अब फील्ड वाइंडिंग की दो तारें बाहर है और दो किसकी है? आर्मेचर की तारें बाहर है। तो जब हम लोग इस जनरेटर को चालू करेंगे और हमें फ्लक्स जो काटना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको जो है हमें
जो फील्ड वाइंडिंग है या पोल जो है उनको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई दे के चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि चुंबक बनानी पड़ेगी। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक जिसको हमने बोला था पीछे, तो अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो विद्युत चुंबक जो है हम वहाँ पर बनाकर और वहाँ से फ्लक्स पैदा करेंगे, और फ्लक्स पैदा करने के बाद में क्या होगा कि उस आर्मेचर को जब हम घुमाएंगे तो वो उस फ्लक्स को काटेगा और हमें आर्मेचर के दोनों सिरे बाहर है उनसे हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम लोग जो है इसको एक्साइट करने के लिए बाहर से कोई भी जो है डीसी की बैटरी जोड़ सकते हैं, या फिर जो है डीसी जनरेटर जोड़ सकते हैं छोटा, या फिर हम लोग यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डायोड के द्वारा या रेक्टिफायर के द्वारा, और वो भी इसको दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आर्मेचर की। तो आर्मेचर से मैंने क्या बताया कि आर्मेचर से यहाँ से ये जो सप्लाई है किसके लिए निकलेगी, लोड के लिए। यानी कि जो हम लोग बाहर आपको लैंप लगाने हैं, रेजिस्टेंस लगाने हैं, जो भी चीज़ जो है जिसको सप्लाई देनी है, तो उस चीज़ को ये क्या करेगा, सप्लाई देगा। तो इस चीज़ को सप्लाई देने के लिए इस प्रकार से ये जो जनरेटर है ये क्या करता है, वर्क करता है एक्चुअल में। उम्मीद करता हूँ ये इतना समझ में आ गया होगा। अब पृथक उत्तेजित जनित्र को एक बार और देख लीजिए। पृथक उत्तेजित जनित्र जिसमें आपकी क्या हो, फील्ड वाइंडिंग को अलग से, यानी कि पृथक अलग से सप्लाई दे के और फील्ड वाइंडिंग को चार्ज किया जाएगा, और उसके बाद में आर्मेचर को घुमाकर और बाहर आउटपुट में फ्लक्स ले लिया जाएगा। आर्मेचर को घुमाकर और ईएमएफ ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृथक उत्तेजित जनित्र बोलेंगे। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ जो होता है कम करंट पर बहुत अधिक वोल्टेज, अगर बहुत कम करंट पर बहुत अधिक वोल्टेज अगर चाहिए तो हम लोग इस प्रकार के जनित्र का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में स्व उत्तेजित जनित्र। तो स्व उत्तेजित जनित्र की अगर बात आ रही है तो स्व उत्तेजित जनित्र क्या है, तो सबसे पहले जिसको हमें बाहर से जो है सप्लाई देने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि जो पोल है उनको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा सप्लाई देने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्व उत्तेजित जनित्र बोलेंगे। ये जो है ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं एक्चुअल। दो कौन कौन से, तो दो है, पहला आपका क्या है, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक प्रकार का। स्थायी चुंबक प्रकार से मतलब क्या है, तो वहाँ पर जो आपके पोल जो है लगा रखे हैं वो पोल क्या होंगे, स्थायी चुंबक प्रकार के पोल यूज़ किए जाएंगे। उसमें कोई भी जो है अलग से पोल यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि उन पोलों के ऊपर वाइंडिंग करके अलग से हम लोग सप्लाई नहीं देंगे। तो अगर उस जनरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्थायी चुंबक प्रकार का जनित्र बोलेंगे, यानी कि जिसको हमें बाहर से सप्लाई देने की ज़रूरत ना पड़े और स्थायी चुंबक यानी कि उसको सप्लाई देने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थायी चुंबक प्रकार के जनित्र बोलेंगे। इसका जो है हम डायग्राम बनाने की भी कोशिश करेंगे। डायग्राम जो है उसके जरिए भी हम लोग समझते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र का डायग्राम देख लीजिए। तो स्व उत्तेजित जनित्र के अंदर क्या हो रहा है, आपके पोल लगे हुए हैं, ये आपका आर्मेचर है, और उस आर्मेचर को हम लोग ये जो स्थायी चुंबक प्रकार के जो पोल है उनके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स पैदा करके और आर्मेचर को घुमाकर आउटपुट में लोड के लिए क्या ले रहे हैं, ईएमएफ ले रहे हैं। तो ये जो जनरेटर होगा ये कौन से प्रकार का जनरेटर होगा भाई, स्थायी चुंबक प्रकार का जनरेटर होगा। यानी कि स्थायी चुंबक की बात आएगी तो जिसके अंदर हमें क्या होगा, चुंबक जो है स्थायी प्रकार के चुंबक यूज करने हैं, जिसके अंदर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन जो आपके जनरेटर होंगे इनकी विशेषता क्या है या लोड जो है इनके नुकसान क्या है, यानी कि इनके लाभ या नुकसान की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए स्थायी चुंबक की बात हो रही है, तो स्थायी चुंबक की बात हो रही है तो चुंबक जब चैप्टर करवाया था तब भी मैंने बताया था कि जो आपके स्थायी चुंबक होंगे इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, यानी कि ये जैसे पदार्थ का टुकड़ा है आपका, तो इस पदार्थ के टुकड़े के अंदर क्या होगा कि जैसे हम लोग इसको चुंबक बना रहे हैं तो इस पदार्थ के अंदर ग्रहण करने की कुछ न कुछ क्षमता होती है
कि इसको हम लोग इतना ही चुंबक शक्तिशाली बना सकते हैं, उससे अधिक शक्तिशाली चुंबक नहीं बना सकते। तो उससे अधिक शक्तिशाली चुंबक अगर नहीं बना पाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमें अगर बहुत अधिक मात्रा में ईएमएफ चाहिए, तो बहुत अधिक मात्रा में ईएमएफ चाहिए, तो जो आपके फैराडे के नियम क्या बताते हैं कि जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा। लेकिन ये तो हमें क्या दे रहा है, लिमिटेड फ्लक्स दे रहा है। तो ये हमें लिमिटेड फ्लक्स दे रहा है, इससे हम लोग ज़्यादा मात्रा में फ्लक्स पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमें फिक्स फ्लक्स देगा, इससे ज़्यादा फ्लक्स नहीं देगा। तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी या ईएमएफ में जो मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। इससे जो है हम बढ़ा नहीं सकते। कहने का मतलब इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान ये है कि इससे जो है हमें वोल्टेज जो है उसको बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। ये जितनी वोल्टेज का बनाया जाएगा उतनी ही वोल्टेज का रहेगा। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है, तो एक्चुअल में जब हम लोग इसको बनाएंगे तो बनाते टाइम हमें वोल्टेज जो है जितनी मिलेगी, जैसे माना कि बनाते टाइम यहाँ से जो फ्लक्स पैदा हो रहा था उससे हमें 200 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही थी, तो ये कुछ ना कुछ फ्लक्स बना रहे थे जिसके कारण इतनी वोल्टेज मिल रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपने सुना होगा कि ये जो चुंबक होते हैं अगर ये घूमेगा तो घूमने के कारण यहाँ पे गर्मी भी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। तो यहाँ पर जो है स्थायी चुंबक प्रकार की एक विशेषता भी है कि क्या कि जैसे जैसे उनको गर्म किया जाता है उनकी जो है चुंबकशीलता कम होती जाती है, यानी कि उसके अंदर जो गुण है चुंबक का वो कम होता जाता है। तो सीधी सी बात है, ये फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और फ्लक्स कम होता रहेगा इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज भी कम होती रहेगी। तो फ्लक्स कम तो वोल्टेज भी कम। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो है स्थायी चुंबक प्रकार के अगर जनरेटर उपयोग करेंगे तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर लोड के रूप में फिक्स वोल्टेज मिलेगी। दूसरी कि जैसे जैसे इन चुंबकों को गर्म किया जाएगा या फिर जैसे जैसे ये काम करते रहेंगे, लंबे टाइम तक काम करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर जो वोल्टेज का मान है वो घटना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक चीज़ इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि ये तो फ्लक्स हमेशा बना के दे रहे हैं। जैसे ही हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो आर्मेचर को घुमाते ही हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई मिल रही है, यानी कि ये शुरुआती टाइम में ही हमें 100% जो है सप्लाई देने लग जाते हैं। ये भी शुरुआती टाइम में ही हमें 100% सप्लाई देने लग जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं स्व उत्तेजित जनित्र का दूसरा पार्ट। दूसरा प्रकार कौन सा है इसका, तो दूसरा प्रकार है विद्युत चुंबक प्रकार का। विद्युत चुंबक प्रकार से मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, स्थायी चुंबक उपयोग कर रहे थे। तो इसके अंदर तो स्थायी चुंबक उपयोग कर रहे थे और यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत चुंबक उपयोग करना है। बस इतना ही डिफरेंस है। विद्युत चुंबक उपयोग करने से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका जनरेटर होगा उस जनरेटर को क्या होगा कि हम लोग सप्लाई देंगे। किस तरीके से सप्लाई देंगे, तो पृथक उत्तेजित जनित्र में हम लोग क्या कर रहे थे, विद्युत चुंबक उपयोग कर रहे थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, विद्युत चुंबक उपयोग करेंगे। लेकिन नाम क्या है, स्व उत्तेजित जनित्र है। स्व उत्तेजित जनित्र है, इसका मतलब क्या है कि जो जनरेटर पैदा करेगा, यानी कि जितनी अपने को वोल्टेज पैदा करके देगा उसी वोल्टेज का कुछ भाग हम लोग क्या करेंगे, इस वाइंडिंग को दे देंगे। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर आपने क्या किया कि एक तो आर्मेचर, एक तो आपकी आर्मेचर और एक आपकी फील्ड वाइंडिंग, दोनों के सिरे आपने क्या कर दिए, जोड़ दिए। और यहां पर आपके क्या थे, एक आर्मेचर और एक फील्ड वाइंडिंग का आपको सिरा मिल गया। यानी कि अगर मैं कनेक्शन करने की कोशिश करता हूं तो ये 3 प्रकार के हैं जिनको हम लोग जो है देखते हैं। पहला प्रकार जो वहां पर किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, तो सीरीज जनरेटर, सीरीज जनित्र। सीरीज जनित्र से मतलब क्या है, तो इसके अंदर आपकी क्या होती है कि जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है और जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, दोनों ही किस में जुड़ी होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। दोनों ही आपकी सीरीज में जुड़ी होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर बोलते हैं। सीरीज जनरेटर बोलते हैं। जैसे वहां पर अपने वो जोड़ रखी है, तो आपने क्या किया है, एक आपका आर्मेचर हो गया और आपकी आर्मेचर की क्या थी, वाइंडिंग होगी। आपने यहाँ पर आपने क्या किया, एक
फील्ड वाइंडिंग ली और फील्ड वाइंडिंग को लेकर इसके क्या जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। इस फील्ड वाइंडिंग को आपने इसके सीरीज में जोड़ा है, तो सीरीज में जोड़ने के बाद में इसको क्या दे दिया, लोड दे दिया। तो इस प्रकार के जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर बोलते हैं। विद्युत चुंबक प्रकार का ही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आर्मेचर में पैदा हो रही है उसी का क्या दे रहे हैं, कुछ भाग इसको दे रहे हैं और ये आउटपुट में हमें सप्लाई दे रही है। अब ये काम कैसे करते हैं और एग्ज़ाम टाइम में इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कॉइल है और मैंने आपको करवाया हुआ है चुंबक चैप्टर में कि जब हम लोग इसको सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के बाद में ये क्या करेगी, एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, यानी कि एक चुंबक की तरह काम करेगी। तो ये एक प्रकार की हम मान सकते हैं कि चुंबक है। लेकिन कब तक चुंबक है, तो जब तक इसको सप्लाई मिलती रहेगी तब तक चुंबक है। जब हम लोग इससे सप्लाई हटा देंगे, सप्लाई हटाने के बाद में ये एक तार का टुकड़ा रह जाती है, ये मैंने बताया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेजिडुअल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है, यानी कि ये थोड़ी सी मात्रा में इसमें चुंबक के गुण रह जाते हैं। क्योंकि ये तार का टुकड़ा जो अपने कॉइल जो यूज करते हैं, ये किसकी यूज करते हैं, तो तांबे की यूज करते हैं ज़्यादातर। तो तांबा जो है आपका फेरा चुंबकीय पदार्थ था, पेरा चुंबकीय पदार्थ था या डाया चुंबकीय पदार्थ था, तो वहां पर आपका पेरा चुंबकीय पदार्थ था। पेरा चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आता था ये। तो पेरा चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी से मतलब क्या था कि ऐसे नहीं है कि इनको हम लोग जो है चुंबक की सप्लाई देंगे और ये उनके गुणों का विरोध करेंगे। अगर हम इनको सप्लाई देंगे तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर चुंबक के गुण आ सकते हैं और ये कभी भी जो है चुंबक के जो गुण हैं उनको विरोध नहीं करते हैं। ऐसा जो है आपका पेरा चुंबकीय पदार्थ का गुण था। तो यानी कि लोहे का है, ये तार का अपने किसका तार का अपना तांबे का यूज कर रहे हैं, तांबे का तार यूज कर रहे हैं। तो तांबे का तार यूज करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में चुंबक के गुणों को ऑब्जर्व कर लेगा। तो उसके बाद में थोड़ी सी जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, आर्मेचर को देगा। तो आर्मेचर क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्स को काटेगा और उसके बाद में जो आपकी पैदा हो रही ईएमएफ है उसका कुछ ना कुछ भाग आपका क्या करेगा, फील्ड वाइंडिंग को देगा और कुछ भाग क्या करेगा, लोड को देगा। यानी कि पूरा का पूरा जो है शुरुआती टाइम में ये जो जनरेटर होते हैं ये हमें 100% ये जनरेटर हमें 100% जो है आउटपुट है शुरुआती टाइम में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि ये जो आपकी वाइंडिंग होगी इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा, थोड़ी सी मात्रा में चुंबक जो है उससे ही हम लोग क्या करें, सप्लाई ले रहे हैं। जैसे इसमें 5% जो है फ्लक्स है, तो उसने क्या किया, 5% फ्लक्स को आर्मेचर ने काटा, तो 5% ही आपका ईएमएफ पैदा हुआ। तो उसका क्या करेगा, ये कुछ भाग इसको दे देगा और कुछ भाग आउटपुट में दे देगा। तो इसी तरीके से आपका जो ये सर्किल है कुछ टाइम तक चलता रहता है और उसके बाद में आपका जो जनरेटर है वो क्या करता है, 100% सप्लाई आपको देने लग जाता है। इस तरीके से इसकी जो वर्किंग होती है सीरीज जनरेटर की रहती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, सीरीज जनरेटर के उपयोग की बात आती है तो उपयोग हम लोग करते हैं सीरीज जनरेटर का उपयोग। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइनों में, ट्रांसमिशन लाइनों में बूस्टर के रूप में, ट्रांसमिशन लाइनों में बूस्टर के रूप में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका उपयोग जो है हम लोग और कहां पर करते हैं, तो भारी जो ट्रैक्शन के कार्य होते हैं उन जगहों पर हम लोग जो है सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। लेकिन पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है कि सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां पर किया जाता है, ये बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो वर्किंग आपको समझ में आ गई सीरीज जनरेटर की कि किस तरीके से ये काम करता है और उसके बाद में उपयोग इसका कहाँ पर है, किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर में जो धारा कितनी पैदा हो रही है और आपका वोल्टेज जो है या फिर ईएमएफ जो है कितना पैदा हो रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं अपने। इसको हम लोग जो है सूत्र के जरिए करते हैं,
कि जो आपका सीरीज जनरेटर है, इस सीरीज जनरेटर में कितनी धारा और कितनी ईएमएफ है। तो सबसे पहले धारा की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं। तो आर्मेचर जो करंट होगा, आर्मेचर जो करंट होगा, तो मैंने बताया हुआ है कि सीरीज के अंदर जो है करंट का मान क्या रहता है, सेम होता है। यानी कि यहां से करंट निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा, यहां से। तो यानी कि आर्मेचर जो करंट है, जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है, और जो आपका लोड करंट है, यानी कि आर्मेचर करंट, फील्ड वाइंडिंग का करंट और आपका जो है लोड करंट, ये तीनों आपके क्या होते हैं, सीरीज जनरेटर में बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि जब भी सीरीज जनरेटर की बात आएगी तो आपका आर्मेचर धारा, फील्ड धारा और जो लोड धारा है, तीनों का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। इतना चीज समझ में आ गया। अब इसके बाद में बात करते हैं तो वोल्टेज कितनी होगी, या फिर ईएमएफ की बात करेंगे कि आपकी जो टोटल ईएमएफ है उस जनरेटर में जो आपकी ईएमएफ पैदा हो रही है, वो ईएमएफ कितनी पैदा हो रही है, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या मिल रही है आउटपुट में, आउटपुट में यहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रही है, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रही है, और इसका क्या है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। आर्मेचर आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और आर्मेचर का भी रेजिस्टेंस होगा। आर्मेचर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और फील्ड वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और लोड का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल में। तो यहां पर आपकी जो है ईएमएफ कितनी होती है, तो ईएमएफ का मान होता है एक्चुअल में आर्मेचर धारा इनटू आर्मेचर का प्रतिरोध। आर्मेचर धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध, इससे मतलब क्या है कि यहां पर अपना जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है, अपने आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है, उसकी बात हो रही है। अब इसके बाद में प्लस में आपका जो है फील्ड धारा, यानी कि आपकी जो है फील्ड वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग जिसको बोल सकते हैं, इनटू आपकी जो है सीरीज का रेजिस्टेंस, आपका सीरीज का रेजिस्टेंस, यानी कि इस वाइंडिंग ने आपका कितनी जो है वोल्टेज की खपत की है, और यहां पर आपकी जो है कितनी वोल्टेज की खपत हुई है, और यहां पर आपको कितनी वोल्टेज मिली है। तो तीनों को जब हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद में इस जनरेटर ने कितनी पैदा की है, उसके बारे में हम लोगों को पता लग जाएगा। तो जब मैंने आपको सेल चैप्टर करवाया था, उस टाइम मैंने बताया था कि आपकी वोल्टेज और ईएमएफ में डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है। छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि जो आपकी कोई भी मशीन के अंदर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। या फिर अपनी बैटरी की जब बात करेंगे तो बैटरी के जब तक अंदर है तब तक हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। जब टर्मिनलों पर पहुंच जाती है, यहाँ पर भी जब टर्मिनलों पर पहुंच रही है तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज बोल रहे हैं। और आर्मेचर के अंदर क्या बोल रहे हैं कि ईएमएफ पैदा होती है। तो यानी कि ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर क्या है, तो जो आपकी मशीन या फिर अपने बोल सकते हैं कि कोई भी जो आपकी बैटरी होगी उसके अंदर जो होती है सप्लाई, उसको तो हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। और जो वोल्टेज क्या है, तो जब टर्मिनलों पर पहुंच जाती है तो उसको वोल्टेज बोलते हैं। और इस वोल्टेज का मान जो है वो हमेशा ईएमएफ से हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है, तो ये जो होते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, उसमें से टोटल ईएमएफ में से कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण जो आपकी वोल्टेज है वो क्या होती है, हमेशा कम होती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई सीरीज जनरेटर की। अब इसके बाद में अपने देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है कि सीरीज जनरेटर के अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है, देखिए पहली बात तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो वाइंडिंग होती है ये हमेशा मोटे तार और कम टर्न की होती है। सीरीज वाइंडिंग जो है हमेशा मोटे तार वह कम टर्न, मोटे तार वह कम टर्न की होती है। सीरीज वाइंडिंग हमेशा मोटे तार और कम टर्न की होती है। कोई भी आपकी वाइंडिंग उठा लेना, सीरीज में जो भी वाइंडिंग आपकी जुड़ी होगी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, वो हमेशा वहां पर मोटे तार और कम टर्न की ही यूज की जाती है। आपको भूलना नहीं है, एग्जाम टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते रहते हैं।
अब एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो सीरीज जनित्र है वो सीरीज जनित्र के अंदर आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। शुरुआती टाइम में ये हमें 100% सप्लाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेट के कारण थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें सप्लाई मिलती है और धीरे धीरे करके ये आउटपुट में हमें यहाँ पर 100% की सप्लाई देने लगते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं तो सीरीज जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार और कम टर्न की होती है। किस लिए आपके सीरीज जनरेटर उपयोग होते हैं? तो आपकी ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर बूस्टर के रूप में, ट्रांसमिशन लाइनों से मतलब है कि आपका जो जीएसएस है वहाँ तक जो आपके थर्मल पावर प्लांट या पावर प्लांट जो है वहाँ से जो सप्लाई आती है, जो बीच का जो रास्ता है वहाँ पर जो आपकी लाइनों के अंदर जो ड्रॉप होता है उस ड्रॉप को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये क्या किया जाता है, बूस्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। या कोई भारी ट्रैक्शन के काम है तो उनके अंदर जो आपके सीरीज जनरेटर है, सीरीज जनरेटर उपयोग किए जाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अगर आर्मेचर धारा, फील्ड धारा और आपकी लोड धारा तीनों के अंदर अगर कंपैरिजन पूछेगा या संबंध पूछेगा तो ये संबंध होता है कि तीनों की धाराएं जो है क्या रहती है, समान रहती है। और जब भी वोल्टेज की बात आएगी या ईएमएफ की बात आएगी तो वोल्टेज प्लस आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज फील्ड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप, तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसके बाद में हमें टोटल ईएमएफ का मान मिल जाएगा। इतनी जो है आपकी सीरीज जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम टाइम में पूछे जाते रहते हैं। ये नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। इसको डिलीट करने से पहले आपको जो है सीरीज जनरेटर से रिलेटेड एक आधी बात और जान लेनी चाहिए कि आपका जो सीरीज जनरेटर होता है उसको आपको कभी भी जो है बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। यानी कि आपका जो सीरीज जनरेटर है उसको हमेशा यहाँ पर लोड कोई ना कोई आपका रेजिस्टेंस वगैरह लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपको कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए सीरीज जनरेटर की। जब भी बात आएगी तब तो क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी आर्मेचर जो वाइंडिंग है कुछ ना कुछ ईएमएफ पैदा करके देगी जिसके कारण करंट चलेगी। और यहाँ पर आपका जो सर्किट है वो क्या है, ओपन है। और ओपन सर्किट के कारण जो करंट है उस करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और करंट का मान अगर जीरो हो गया तो जिसके कारण आपका जो सर्किट है उसमें ये जो चीज़ है वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके बाद में आपका जो सर्किट है उसके अंदर धारा का मान अगर जीरो हो गया तो फ्लक्स का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसके बाद में ये जो जनरेटर है ये दोबारा से यूज के अंदर नहीं लिया जा सकेगा। उसके बाद में यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यूज करने के लिए ये आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है इस फील्ड वाइंडिंग को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। यानी कि एक अलग से आपको यहाँ पर बैटरी या फिर जो डीसी जनरेटर लगाकर इस जो आपकी कॉइल है इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देनी पड़ेगी। और सप्लाई देने के बाद में ये कॉइल क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व आ जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व आने के बाद में इसको फिर से यूज कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हमें कभी भी सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सीरीज जनरेटर है उस सीरीज जनरेटर को हमें फिक्स लोड पर भी चलाना चाहिए। क्यों फिक्स लोड पर चलाना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे हम लोड का मान जो है कम या ज़्यादा करेंगे तो लोड का मान कम या ज़्यादा करने से जो यहाँ पर वोल्टेज जो है वोल्टेज का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ध्यान रखिएगा। तो सीरीज जनरेटर को हमें हमेशा किस पर चलाना चाहिए, तो सीरीज जनरेटर को हमेशा फिक्स लोड पर चलाना चाहिए, कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, परिवर्तित जो लोड है उस पर भी नहीं चलाना चाहिए और बिना लोड के भी नहीं चलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा जनित्र विद्युत चुंबक प्रकार के कौन कौन से हैं। तो विद्युत चुंबक प्रकार का दूसरा जनित्र है शंट जनित्र। शंट जनित्र, शंट जनित्र। तो शंट जनित्र और तीसरा जो जनित्र है वो है कंपाउंड, कंपाउंड या फिर जिसको बोल सकते हैं यौगिक। कंपाउंड या यौगिक, कंपाउंड या यौगिक जो जनरेटर है वो आपके कितने हैं, तीन प्रकार के आगे आएंगे। कंपाउंड या यौगिक दो प्रकार के आगे आएंगे, लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट। तो लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट जो दो प्रकार के आगे आएंगे उनको जो है, इन दोनों को हम लोग जो है आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग इसके बाद में क्लास जो है लंबी हो जाएगी, नहीं तो अब हम लोग करेंगे जो आपको पिछली क्लास के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए थे।
जो आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 2 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे कि उन 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपको 2 नए जो क्वेश्चन हैं वो भी दे देते हैं भाई। तो आपको जो पिछली क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है। फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। पिछली क्लास के अंदर ये आपको दिया गया क्वेश्चन था। तो उसमें आपका सही आंसर आपका क्या है, तो इकाई से लेकर 1000, इकाई से लेकर 1000 अगर किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ है तो वो उसका सही आंसर है। उसके अलावा कई बच्चों ने इकाई से 50 से आपका 1000, 50 से 1000 जो है कमेंट किया हुआ है, तो ये भी आपका आंसर जो है एक तरीके से देखे सही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि इसका जो मान होता है फेरा चुंबकीय पदार्थ का, वो आपका इकाई से 1000 तक होता है, यानी कि इकाई से बहुत अधिक होता है। और 50 से लेकर 1000 भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपका इकाई से लेकर 50 जो है आपका पेरा चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, पेरा चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकशीलता का मान है वो इकाई से लेकर 50 तक होता है। इसीलिए बोला जा सकता है कि ये भी आंसर सही है। अब इसके बाद में आपका डाया जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता की बात करते हैं, तो डाया चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान है इकाई से कम होता है। ये आपको जो है आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आपका जो है दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो दूसरा क्वेश्चन आपका था कि हाइड्रोमीटर के फ्लोट में सिक्के किस धातु के डले होते हैं। तो हाइड्रोमीटर के फ्लोट में सिक्के कौन सी धातु के डाले गए होते हैं, ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लेड, यानी कि हाइड्रोमीटर का जो फ्लोट होता है उसमें जो सिक्के होते हैं वो हमेशा लेड धातु के डले होते हैं। एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि वाई वर्ग के अचालक पदार्थों का, वाई वर्ग के अचालक पदार्थों का जो है अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। वाई वर्ग के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में जो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी अभी कमेंट कर दीजिए दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की जो आपकी जो क्लास है वो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आपके लिए अगली क्लास जो है रेडी होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।